Okay, so let us start with next question. Question number 19, 2017 CET. A particle performs a linear SHM at a particular instant. Velocity of the particle is u and acceleration is alpha. While at another instant, velocity is v and acceleration is beta. Okay, where alpha is greater than 0 and less than beta. The distance between the two positions is, एक काम करो, easy question है, but of course basics they are really required here. अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास एक पार्टिकल है which is performing SHM, ये है mean position, ये है उसका extreme position, let us say. So at two instants, let us say at first instant, particle at time t1, first instant, it is at distance x1, और जब वो x1 पे था तो according to the information you have velocity u and acceleration alpha, right? A particle performs linear SHM at a particular instant, velocity is u and acceleration is alpha. So let at instant of time, at instant t1, the particle is at x1. The particle is at x1. और जब वो x1 पे था, ये x1 कहीं पे भी हो सकता है, मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, तो doesn't matter. You don't have to always think कि half the amplitude है, जरूरी नहीं है half the amplitude. It can be anywhere x1, right? So at x1, at instant t1, the particle is at x1. Let at instant t1, the particle is at x1 and velocity कितना बोला है? कितना बोला है? u पहले इंस्टेंट पे, और एक्सीलरेशन कितना बोला है? अल्फा, एंड एक्सेलरेशन बी अल्फा. अब अगले इंस्टेंट पे t2 पे द पार्टिकल इज लेट अस से over here at x2, right? So let at t2 particle is at x2, particle is at x2 with velocity कितना? v and acceleration beta, करेक्ट? तो अब मैंने जानबूझ के पहले इंस्टेंट पे मीन से पास में बताया है और दूसरे इंस्टेंट पे दूर बताया. क्यों? क्योंकि आपको क्या कंडीशन नहीं है, आपको ये बोला है एक्सेलरेशन, और आपको पता है कि मीन पे एक्सेलरेशन इज 0 और एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम. मतलब जब मीन से वो एक्सट्रीम पे जाएगा तब उसका एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा. मतलब जब पहला इंस्टेंट था जब अल्फा था, और जब दूसरा इंस्टेंट था जब बीटा था, तो अल्फा शुड बी लेस देन बीटा, क्योंकि सेकेंड इंस्टेंट मतलब सेकेंड पोजीशन इज नियरर टू एक्सट्रीम. तो मीन से जब एक्सट्रीम जाएगा तब बढ़ेगा. तो मीन पे क्या था? 0, क्योंकि वेलोसिटी इज मैक्सिमम. फिर पहले इंस्टेंट पे t1 पे पोजीशन इज x1, अल्फा इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज u. दूसरे इंस्टेंट में, लेकिन दूसरा इंस्टेंट मीन से और दूर है, मतलब एक्सट्रीम के पास है, तो एक्सेलरेशन इज ग्रेटर. तो मैंने जानबूझ के पोजीशंस भी वैसे ली है. यू नीड टू नो दिस. गुड. आगे आपको क्या बोला है? डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन, मतलब x2 माइनस x1 फाइंड करना है. सो यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट, दिस मच. दिस इज x2 माइनस x1, ये फाइंड करना है. गुड. तो व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? तो सबसे पहले आपको अल्फा, आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जब ये वर्ड्स यूज होते हैं, व्हेन यू यूज दिस वर्ड्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM पता होना चाहिए. पहले पोजीशन पे मतलब x1 पोजीशन पे वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
तो यहाँ पे आएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर वेलोसिटी, लेकिन इसी वेलोसिटी को आपने नाम दिया है u, isn't it? आपने इसको क्या बोला है u। देन इस पोजीशन पे एक्सेलरेशन, एंड यू शुड नो, मैं लिख देता हूं वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जिसको आप बोलते हो अल्फा, इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वन, राइट। पोजीशन नंबर 2, velocity is v, omega under root of a square minus x2 square, beta which is minus omega square x2, करेक्ट। अब आपको आपके पास चारों रिक्वायर्ड इक्वेशंस है। व्हाट यू वांट टू डू इज टू फाइंड आउट x1 x2 minus x1। इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, अभी देखो यहां तक आ गया, फिर समझ में नहीं आ रहा है सॉल्व कैसे करना, बिकॉज दैट इज द प्रॉब्लम, यू स्टार्ट बट देन यू डोंट नो हाउ टू प्रोसीड। तो अब व्हेन यू आर स्टक, लुक एट द ऑप्शन, इट विल गिव यू हिंट, u स्क्वायर v स्क्वायर, u स्क्वायर v स्क्वायर, u स्क्वायर v स्क्वायर, मतलब यू हैव टू स्क्वायर, यू हैव टू स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लो। तो u स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर रूट हट जाएगा, a square minus x1 square and v square equal to omega square a square minus x2 square, correct? Then अब what do you see here is, या तो प्लस है या तो माइनस है। तो ठीक है, पहले प्लस करके देखते हैं, फिर देखेंगे। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो what I will get is, I get u square plus v square equal to omega square a square, well by the way omega square a square, omega square a square ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर, करेक्ट? यस। तो अब प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि नथिंग इज गेटिंग कैंसल्ड आउट, this will become 2 times 2 omega square a square, करेक्ट? आंसर में कहीं पे भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है क्या? नहीं है, मतलब क्या होना चाहिए? कैंसल, कैंसल होना चाहिए। अभी कैंसल होना चाहिए तो फिर माइनस करना पड़ेगा। ओ, तो दिस इज हाउ यू डिसाइड, ये माइनस कर दिया। अगर इसको माइनस करता तो यहाँ आता माइनस, ये आता प्लस, ये हो गया आपका कैंसल। So ultimately what you have is u square minus v square equal to omega square common x2 square minus x1 square. This is what you have, right? अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ओमेगा तो फिर भी दिख रहा है, v square minus u square minus v square की प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम लाइज ओवर हियर। और अभी क्या करेंगे, फिर एक काम और कर सकते हैं, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b एंड a माइनस b। हमको तो अल्टीमेटली x2 माइनस x1 चाहिए, नॉट x2 प्लस x1। यू वांट डिस्टेंस, राइट? तो अब आपको कम से कम you what you have is u square minus v square equal to omega square x2 minus x1 and you have x2 plus x1। तो x2 minus x1 का एक रफ फॉर्मूला तो आ ही गया आपके पास, राइट? अब ये x2 और x1, x2 and x1, from here can you write down x1 equal to माइनस अल्फा बाय ओमेगा स्क्वायर, लिख सकते हो ना? और यहां से आप लिख सकते हो x2 इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। पुट x2 and x1 देयर, तो आपको मिल जाएगा x2 माइनस x1 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर x2 माइनस बीटा बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा बाय
ओमेगा स्क्वायर, दोनों में से -1/ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो यू विल हैव x2 माइनस x1 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी था, फिर -1/ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला, तो नीचे आ गया बीटा प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात है, कैंसल एंड कैंसल। ये नेगेटिव साइन ऊपर ले जाओ, एब्जॉर्ब कर लेंगे बाद में। x2 माइनस x1 इज नेगेटिव ऑफ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, विच इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ऐसा कुछ तो होना चाहिए, होना ही चाहिए। है क्या? नहीं है, नहीं है तो देयर इज सम प्रॉब्लम हियर। कहां पे माइनस? विच हियर? हाँ, तो माइनस कॉमन निकाला मैंने। यस, तो वेट, डोंट गेट कंफ्यूज। वो करेंगे हम सॉल्व, छोड़ दो, आंसर आएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। चेक द स्टेप्स वेयर यू वेंट रॉन्ग। माइनस साइन कॉमन निकाला, गुड, तो बीटा प्लस अल्फा, फाइन, मतलब अल्फा प्लस बीटा। इज दिस क्लियर? x2 was x2 minus beta by omega square, yes, क्योंकि acceleration is in general minus omega square x, तो अल्फा is minus omega square x1 and beta is minus omega square x2। यहां से x1 x2 मिल गया, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक देयर इज नो इश्यूज। देन -1/ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो आपको मिला बीटा प्लस अल्फा, गुड। देन ये करेक्ट है, नेगेटिव साइन भी करेक्ट है, हमारा मैथमेटिकल स्टेप दे आर नॉट रॉन्ग। तो लेट अस चेक कि क्या गलती हुई। u था क्या बराबर? यस, u और अल्फा, करेक्ट। तो जब वेलोसिटी u अल्फा नोटेशन बराबर लिए, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर होता है, करेक्ट है। जब x2 पोजीशन पे वेलोसिटी v था तब बीटा था, ये भी करेक्ट है। दोनों को स्क्वायर किया, सबट्रैक्ट किया, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस माइनस, करेक्ट, माइनस ये और माइनस माइनस प्लस, ये भी, दिस इज आल्सो राइट। सो दिस शुड बी प्लस प्लस एंड दिस शुड बी माइनस, करेक्ट, दिस शुड बी माइनस करने के बाद माइनस आएगा, ओके, माइनस करने के बाद प्लस आएगा, ओके। ओमेगा स्क्वायर कॉमन, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, करेक्ट है, नो इश्यूज। x2 माइनस x1, x2 प्लस x1, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। अगेन व्हेन यू divide, when you are dividing, this is also okay, and ये तो पहले से ही ओके है, मतलब नथिंग इज रॉन्ग विथ आवर सॉल्यूशन। तो ऑप्शन में गड़बड़ होगा, ठीक है, ऑप्शन में गड़बड़ है तो ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। सिर्फ क्या प्रॉब्लम है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एक ही प्रॉब्लम है, तो ऐसा करो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर हो गया, डन। So this is how you are supposed to solve this question. One more thing that is possible is distance. Distance कैसे फाइंड करते हो? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक ये नंबर लाइन है और ये उसका ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन ऑफ दैट नंबर लाइन O0, ये 1, ये 2, ये 3। मान लो ये एक पॉइंट है A, जिसको मैं बोल रहा हूं x1, दूसरा पॉइंट है ये x2। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो आप? x2 माइनस x1, अगर एक ही पॉइंट होता तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से x1 माइनस 0, और अगर सिर्फ x2 होता तो x2 माइनस 0। तो डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2 इज x2 माइनस x1, करेक्ट। व्हाट दे हैव डन इज उल्टा, दे हैव डन x1 माइनस x2, इसके लिए नेगेटिव आ रहा है, इसके लिए वो आंसर गलत है और हमारा करेक्ट है। आवर आंसर इज करेक्ट, और अदरवाइज दे मस्ट बी टेकिंग मोशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने जो पॉजिटिव साइड पे x1 x2 बताया, उन्होंने नेगेटिव पे बताया होगा, बट इन एनी केस व्हाट वी हैव डन इज करेक्ट, so don't doubt this is all right. Next question. The bob of a simple pendulum performs simple harmonic motion with period t in air with period t1.
So you have a simple pendulum which perform SHM with period T1 in air and T in air and T1 in water. तो जब आप एयर में रखोगे तो पीरियड T है, जब वाटर में रखोगे तो T1 है. रिलेशन बिटवीन T एंड T1 इज, आगे बोला है neglect friction due to water. Density of the material of the bob is 9 into 10 power 3 by 8 and density of water is 1 gram per cubic centimeter. Okay, so yeah, this is what they're saying. This is wrongly written again. This is now how you write it. Anyways, ये गलत लिखा है, ठीक है, we'll correct it later. तो बहुत easy question है. First of all, forget about air है कि water है. Basics. आपके पास एक पेंडुलम है, you have a pendulum with a bob. इसका टाइम पीरियड का इक्वेशन पता होना चाहिए. 2 pi under root of L by G. So time period here is 2 pi under root of L by G. I will call this as G effective, G equivalent, G effective. Okay, उन्होंने बोला है neglect friction due to water. और वैसे जब हम एयर में भी बात करते हैं तो भी neglect friction due to air also. तो ये पता होना चाहिए, L तो कांस्टेंट है, length of the pendulum will not change if the pendulum is in water or in air. तो इसका मतलब L कांस्टेंट, 2 pi कांस्टेंट, which means T is proportional to 1 upon root of G effective. Correct? बाकी तो सब कांस्टेंट है. In air, you should know G effective is nothing but only G. In air, what is acceleration due to gravity? G, right? अभी जिसको नहीं पता तो you should know what is the formula for G effective. General formula for G effective पता होना चाहिए आपको. Sigma minus rho upon sigma. Sigma is density of bob. जो ये आपने बॉब लगा के रखा है इसका डेंसिटी होता है. Rho is density of the medium. Density of the medium. पता होना चाहिए आपको. This is general formula. Is this clear? What I am saying समझ में आ रहा है? कुछ के सब ऊपर से जा रहा है. What is the formula for time period of a pendulum? 2 pi root of L by G. ये हम लोगों ने already derive किया है. Is this clear? पक्का. Good. Now the thing is, अगर इस पेंडुलम के सराउंडिंग में कोई मीडियम है तो लेंथ तो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, मतलब टी किस पे डिपेंड करेगा? जी इफेक्टिव अंडर रूट ऑफ 1 upon अंडर रूट ऑफ जी इफेक्टिव. तो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी इफेक्टिव. और जी इफेक्टिव होता क्या है? जी इफेक्टिव इज नथिंग बट G, where G is 9.8. Sigma, what is sigma? Sigma is density of the bob of the pendulum and rho is density of the surrounding medium, right? Air का density बहुत कम होता है, neglected. What is the density of air? What is the density of air? The air that you breathe. What is the density of air? Approximately 1 kilogram per meter cube. So less. What is density of any metal? Water का 1000 होता है, तो metal तो बहुत ज्यादा होगा. Maybe few thousands of kilometer per meter cube. So density of metal bob is very very greater than air. तो normally जब हम air की बात करते हैं तो हम सिर्फ G effective equal to G लिख देते हैं. So you need to know here this is what density of bob. Density of bob और rho क्या है? Rho है density in this case of water. Air का तो हम लेते ही नहीं है क्योंकि air का density बहुत कम है. तो in air G effective will be only taken to be G and therefore time period T will be 1 upon under root of G. In water, as I told you, in water G effective
you will be taking as G sigma minus rho by sigma. Okay, good. Then G, what is sigma? 9 by 8 into 10 power 3 kilogram per meter cube. 9 by 8 into 10 power 3 minus density of water 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इन्होंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो यस, तो अपॉन 9 by 8 into 10 power 3, ये जी इफेक्टिव मिलेगा आपको. यहां से जी इफेक्टिव से सॉल्व करना पड़ेगा. 10 पावर 3 कॉमन निकाल के कैंसल आउट, तो जी इफेक्टिव यू विल गेट इन दिस केस एज 10 पावर 3 तो कॉमन निकाल लिया, 9 by 8 minus 1 upon 9 by 8 into 10 power 3. ओके, गुड. तो यह आएगा, सॉरी, 9 minus 8 1 by 8 अपॉन कैंसल कैंसल मतलब 1 by 9. 1 by 9 किसका 1 by 9? नहीं, किसका 9? जी. ये जी लिखा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो जी को साथ में रखो. So this is G by 9. So G effective is G by 9. मतलब T2 is proportional to 1 upon root of G by 9. मतलब this is proportional to 3 by root of G. क्योंकि ये root of 9 मतलब 3, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में से ये ऊपर जाएगा. तो T2 by T1 जब करोगे, T2 by T1, T2 is 3 by root G, T1 is 1 upon root G. Cancel and cancel. So T2 by T1 is 3. मतलब T2 is 3 times of T1. Right? हमने सिर्फ नोटेशन चेंज किया है. इन लोगों ने T1 को T बोला और T2 को T1. राइट? एयर में T, हमने एयर में यहाँ पे T1 बोला था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नोटेशन चेंज कर दो, कोई doesn't matter. Don't have to worry about notation. Only thing is they are using some notation to confuse you, और हम confuse नहीं होने वाले. So this is what you will get. T1 equal to 3 times of T. Good. समझ आया तक? तो मैं अभी शॉर्टकट बताता हूँ, क्योंकि this is something you need to know. Obviously, बहुत easy है. T1 time period in water upon T टाइम पीरियड इन, हाँ, तो सिंपल सा अंडर रूट ऑफ जी एयर अपॉन जी वाटर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. इनवर्सली था इसके लिए, बट यू नो जी एयर इज जी. दिस इज इफेक्टिव इज सिग्मा माइनस रो बाय सिग्मा. ये तो पहले ही हो गया कैंसल, ये जाएगा ऊपर. तो अंडर रूट ऑफ सिग्मा, सिग्मा माइनस रो. तो अभी अगली बार से डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्टली. तो डायरेक्टली T1 by T इज दिस. तो सिग्मा, सिग्मा कितना था? 9 by 8 into 10 power 3. ये 9 by 8 into 10 power 3 minus 10 power 3. तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 by 8 into 10 power 3. नीचे 9 by 8 minus 1 मतलब 1 by 8 into 10 power 3. कैंसल 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 कैंसल. दिस इज रूट ऑफ 9, दैट इज 3. तो ऐसा भी कर सकते हो. डन. है ऑप्शन नंबर ए. तो यू हैव आंसर हियर, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle performs SHM with amplitude 25 centimeter and period 3 seconds. तो आपको amplitude of SHM दिया है, that is 25 centimeter, and time period is given to you as 3 seconds. The minimum time required for it to move between 2 points to 12.5 centimeter on either side. So that is something you need to know. 12.5 centimeter on either side of the mean position. मतलब basically the time taken by the particle to move. अगर ये mean position है 12.5 centimeter, एम्पलीट्यूड कितना है? 25, और डिस्टेंस कितना है? 12.5 on either side. मतलब हाफ
एम्पलीट्यूड ऑन वन साइड एंड हाफ ऑन अदर। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, इसको पार्टिकल को। तो यू नो सेंटर से O इज एम्पलीट्यूड, सेंटर से B इज एम्पलीट्यूड, इसके लिए ये a/2 और ये a/2। तो हाउ मच डिस्टेंस इट नीड्स, हाउ मच टाइम इट नीड्स टू कवर दिस डिस्टेंस, ऐसा पूछा है। तो ये मतलब यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। यू कैनॉट से कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ फिर वहां पे गया, फाइंड आउट टाइम। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि पार्टिकल ने मीन से स्टार्ट किया, मतलब यहां से स्टार्ट किया। अब मीन से स्टार्ट करके उसको a/2 तक जाने के लिए जितना भी टाइम लगेगा, लेट अस से t1, इसका 2 टाइम्स विल बी द टोटल टाइम। देखो ऐसा है, ये a/2 और ये a/2, ऐसा कैलकुलेट टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, यहां से यहां तक t1, यहां से यहां तक t2। या तो ऐसा करो, 2 बार अलग अलग से निकालो, या तो फिर आप बोलो कि हमको पता ही है यहां मीन से एक a/2 में जितना टाइम लगेगा उतना ही दूसरी साइड में लगेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ दैट टाइम। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप बोल सकते हो, यू कैन से let the particle starts on mean position, the particle starts from mean position. As you know, the particle starts from mean position, x equal to a sin omega t. Right now, what you can do is x equal to a sin omega t. So in this case, time taken to complete कितना, x equal to a/2 distance on one side, मैं दोनों साइड की बात नहीं कर रहा हूं, वन साइड। और मैंने ऐसा a/2 क्यों लिखा है, a आपको दिया है 25 और x आपको बोला है 12.5, which is 25/2, which is a/2 on one side. It is important, हमको बोला है on either side, लेफ्ट से राइट। तो हम एक निकाल लेंगे। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट x इक्वल टू a/2 डिस्टेंस ऑन वन साइड कैसे फाइंड करोगे, कैन बी फाउंड बाय, कैसे फाइंड करोगे, यहां पर डालोगे a/2 a sin ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड इनटू स्मॉल t, a कैंसल, साइन की वैल्यू हाफ होती है पाई बाय 6 पे, इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई बाय टाइम पीरियड है 3 सेकेंड्स, है ना, 3 सेकेंड्स, साइन साइन गया, तो पाई बाय 6 इक्वल टू 2 पाई बाय 3 इंटू टी, 1 द एंड 2 द पाई एंड पाई गॉन, तो t इक्वल टू 1/4 सेकेंड, राइट। तो टोटल टाइम ऑन ईदर साइड विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस टाइम, एक मिल गया तो दूसरा, so total time is 2 times of t, 2 1/4, 1/2 0.5, correct, 0.5, option number B. A particle is executing SHM of periodic time t. The time taken by the particle in moving from mean to half of the maximum displacement. Simple question है, particle is executing SHM, और आपको पता है कि जब बताया नहीं है कहीं से स्टार्ट हुआ तो आप x इक्वल टू a sin ओमेगा t मान सकते हो। ऊपर से आपको बोला है the time taken by the particle in moving from mean to half the maximum displacement, मतलब a/2, half the maximum displacement is half the amplitude, so a sin omega t, cancel, this half will be sine of pi by 6 equal to this omega की जगह पे मैं पहले लिख देता हूं 2 pi by time period, 2 pi by time period,
तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड इनटू टी, साइन साइन गया, पाई बाय 6 इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड टी इनटू स्मॉल टी, पाई पाई भी गया, दिस इज 12 और ये ऊपर टी, तो स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी बाय 12। ऐसे हमने पहले 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ऑलरेडी, तो टी बाय 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block resting on horizontal surface executes SHM in horizontal plane with amplitude A. The frequency of oscillation for which the block just starts to slip is. तो ऐसा है, आपके पास एक horizontal surface है. Let's take this as horizontal surface. You have a block. In this case, आपको पता है कि जब भी हम ब्लॉक की बात करते हैं तो हम ब्लॉक को एक स्प्रिंग से कनेक्ट करते हैं एंड देन वी डिस्प्लेस इट। तो हमारे पास एक स्प्रिंग कनेक्टेड है इस ब्लॉक को। अ ब्लॉक रेस्टिंग मतलब मैंने रेस्टिंग मतलब एट रेस्ट ऑफ कोर्स। तो दो केसेस हो सकते हैं उसमें, एक तो आपने डिस्प्लेस किया ही नहीं, या दूसरा आपने डिस्प्लेस किया बट इट इज स्टिल एट रेस्ट। और जो थियरी हमने अभी तक देखा है एसएचएम का, हम ये जो नीचे का टेबल है ये फ्रिक्शनलेस लेते थे, उस केस में तो पॉसिबल है ही नहीं। एक बार आपने डिस्प्लेस कर दिया, छोड़ दिया तो ब्लॉक विल मूव, विल परफॉर्म एसएचएम। बट रिमेंबर इट वाज फॉर फ्रिक्शनलेस। कहीं पे भी बोला है कि ऐसा फ्रिक्शनलेस? इनफैक्ट बोला तो नहीं है, ऊपर से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे के रखा है। मतलब इफ यू डिस्प्लेस, मान लो मैंने इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, इफ आई डिस्प्लेस दिस ब्लॉक and still if this block remains at rest, we displace this block, it is still at rest। इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, ऐसा तो होना नहीं वाला। तो यू शुड नो रिस्टोरिंग फोर्स इज स्टिल देयर, दिस इज x, डिस्प्लेसमेंट इज x। और आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस x। रिस्टोरिंग फोर्स तो होगा ही, लेकिन फिर भी मूव नहीं हो रहा, तो मतलब व्हाट इज अपोजिंग? फ्रिक्शन। मतलब इफ द ब्लॉक इज नॉट मूविंग, व्हिच मींस रिस्टोरिंग फोर्स is not sufficient enough to overcome friction between the block and the surface of the table, right? अब आगे बोला है इन्होंने just starts to slip, मतलब मैं क्या करूंगा, इसको डिस्प्लेस करूंगा, फिर छोड़ दूंगा, अरे इट इज नॉट मूविंग, फिर डिस्प्लेस करूंगा, नॉट मूविंग, फिर डिस्प्लेस करूंगा, इट जस्ट स्टार्ट्स टू स्लिप। तो जब तक स्लिप नहीं होता तब तक कंडीशन क्या था, तब तक क्या हो रहा था? अनलेस द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग, व्हाट वाज हैपनिंग वाज रिस्टोरिंग फोर्स एफआर वाज लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? Good. When they say just start to slip, मतलब restoring force is equal to frictional force. Just जब word हो तो equal, and when it starts moving completely, then restoring force is greater than frictional force. So first of all, restoring force is equal to frictional force, which means just starts to slip। इतना पता होना चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स ये माइनस के एक्स होता है, ये पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड वाइज बात करोगे तो माइनस नहीं लोगे, जस्ट के एक्स बोलोगे, मॉड वैल्यू। फ्रिक्शनल फोर्स ये म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये पता होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन। तो पहले तो एक्शन क्या है वो देखो, एक्शन इज mg एंड देन नॉर्मल रिएक्शन इज अपवर्ड। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन और ये है नीचे का एक्शन इज mg। और आपको पता है कि ऐसे केसेस में व्हेन यू हैव ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। तो ये जो फॉर्मूला आपका बनता है, दिस बिकम्स म्यू mg, करेक्ट? आपको पूछा क्या था? आपको पूछा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई,
1 upon 2 pi root of m by k by m. एक काम करो, half of you are saying one, half of your other. सिंपल सी चीज है. Do you remember omega square was k by m? पक्का k by m था. अगर ये भी याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं. अगर ये भी याद नहीं है तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये तो याद होगा ही. ओके, देन फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, ये याद होगा. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. गुड. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाय एम. अब कंपेयर करो, ओमेगा स्क्वायर इज के बाय एम. गुड. So if you remember, omega square is k by m, मतलब omega is under root of k by m. Omega is 2 pi times of linear frequency f या फिर n, root of k by m. So frequency is 1 upon 2 pi root of k by m and not m by k. It is k by m. तो ये आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला. ये पता होना चाहिए. तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो k बाय m चाहिए, तो k बाय m यहां से मिल जाएगा. m k बाय m इज, m तो यहां शिफ्ट कर दिया तो म्यू जी बाय x. तो सब्स्टिट्यूट करो, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाय x. है क्या? है. ए, क्योंकि आज क्वेश्चन, a block resting on the horizontal surface execute SHM in horizontal plane with amplitude A. So it was resting at amplitude A, मतलब x equal to A. तो ये आ जाएगा 1 upon 2 pi root of mu g by A. तो ऑप्शन नंबर भी A. All right, so that's it for today. We'll stop here.